नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि चीन और भारत को ड्रैगन एलिफेंट टैंगो में अपने संबंधों को प्रगाढ़ करना चाहिए। दिसंबर 2024 तक भारत का विदेशी ऋण बढ़कर $717.9 बिलियन हो गया। विदेश मामलों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने विदेशों में रहने वाले भारतीय प्रवासियों पर रिपोर्ट जारी की। स्पेस एक्स ने पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा के ठीक ऊपर से उड़ान भरने वाला पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया। भारत के रक्षा निर्यात ने 2024-25 में 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंचकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि चीन और भारत को ड्रैगन एलिफेंट टैंगो में अपने संबंधों को प्रगाढ़ करना चाहिए। चीनी राष्ट्रपति ने भारत और चीन को प्राचीन सभ्यताएं, प्रमुख विकासशील देश और ग्लोबल साउथ के महत्वपूर्ण सदस्य बताया। आपको बता दें कि दोनों देश अपने द्विपक्षीय संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आइए भारत चीन संबंधों में प्रमुख मुद्दे जान लेते हैं। पहला है अस्पष्ट सीमा। दोनों देशों के बीच स्पष्ट आपसी समझौते के अभाव में 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस वजह से कई बार सैन्य झड़पें भी होती रहती हैं। अगला है भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता। भारत को चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC से रणनीतिक खतरा महसूस होता है। हालांकि CPEC कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्र से होकर गुजरता है। तीसरा है आर्थिक असंतुलन। भारत चीन से बड़े पैमाने पर आयात करता है। इस वजह से वित्त वर्ष 2024 में भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 85.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। और चौथा है चीन का पाकिस्तान को समर्थन। चीन द्वारा पाकिस्तान को उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी और आर्थिक सहायता प्रदान करना भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती पैदा करता है। आइए अब इसके आगे की राह को भी समझ लेते हैं। बॉर्डर पर्सनल मीटिंग्स, परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र यानी WMCC जैसे राजनयिक उपायों के जरिए सीमा विवादों का शीघ्र समाधान करना चाहिए। संतुलित व्यापार और निवेश अवसरों के साथ आर्थिक अंतर्निर्भरता को मजबूत करने की आवश्यकता है। दोनों देशों को परस्पर सम्मान, आपसी संवेदनशीलता और आपसी हित के त्रिस्तरीय सूत्र के आधार पर संबंधों के पुनर्निर्माण हेतु एक सतत आधार निर्मित करने की आवश्यकता है। आइए अब स्थिर भारत चीन संबंधों का महत्व भी समझ लेते हैं। इसमें पहला है आर्थिक। यह दुनिया की 1/3 आबादी की समृद्धता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। $100 बिलियन से अधिक का व्यापार जो प्रमुख उद्योगों को सहायता देता है, आपूर्ति श्रृंखलाओं की स्थिरता के लिए जरूरी है। दूसरा है ऊर्जा और जल सुरक्षा। इसमें ऊर्जा सहयोग को सक्षम बनाना, प्रौद्योगिकी साझा करना और ब्रह्मपुत्र नदी के जल के उचित उपयोग को सुनिश्चित करना शामिल है। तीसरा है भू राजनीतिक और रणनीतिक महत्व। परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसी होने के नाते प्रतिद्वंदिता को रोकना, UNWTO यानी संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन में सहयोग को बढ़ावा देना और ग्लोबल गवर्नेंस को मजबूत करना शामिल है। और आखिरी है क्षेत्रीय स्थिरता और शांति। सीमा पार होने वाली झड़पों को कम करना, उदाहरण के लिए गलवान 2020 तथा क्षेत्रीय तनाव को सीमित करना, आतंकवाद रोधी प्रयासों को मजबूत करना आदि इसमें शामिल हैं। दिसंबर 2024 तक भारत का विदेशी ऋण बढ़कर $717.9 बिलियन हो गया। दिसंबर 2024 में प्रकाशित वित्त मंत्रालय की तिमाही विदेशी ऋण रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2023 की तुलना में विदेशी ऋण में 10.7% की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि के लिए मुख्य रूप से मूल्यांकन प्रभाव जिम्मेदार है। मूल्यांकन प्रभाव तब होता है जब अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की कीमत घटती है। चलिए इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला है सकल घरेलू उत्पाद और विदेशी ऋण का अनुपात। यह सितंबर 2024 के 19% से बढ़कर दिसंबर 2024 में 19.1% हो गया है। दूसरा बिंदु है संरचना। इसमें सर्वाधिक हिस्सेदारी अमेरिकी डॉलर के रूप में मूल्य वर्गित यानी डिनोमिनेटेड ऋण की है। इसके अलावा है डेब्ट सर्विस यानी मूलधन तथा ब्याज का भुगतान। इसमें सितंबर दिसंबर 2024 के बीच 0.1% की गिरावट आई है।
और आखिरी है दीर्घकालीन बनाम अल्पकालीन ऋण। दीर्घकालीन ऋण में मामूली वृद्धि और अल्पकालीन ऋण में मामूली गिरावट देखी गई है। चलिए अब समझते हैं विदेशी ऋण के बारे में। ये वह धन है जो भारत सरकार और कंपनियों द्वारा देश से बाहर के स्रोतों से उधार लिया जाता है, जैसे बाह्य वाणिज्यिक उधारी। यह आमतौर पर अमेरिकी डॉलर, विशिष्ट आहरण अधिकार यानी SDR आदि के रूप में लिया जाता है। इसमें विदेशी वाणिज्यिक बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जैसे IMF, विश्व बैंक आदि या कोई अन्य देश हो सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते विदेशी ऋण से जुड़ी चुनौतियां भी जान लेते हैं। पहला है ऋण चुकाने का बोझ। यह आमतौर पर अन्य मुद्राओं में लिया जाता है, इसलिए विनिमय दर में बदलाव से ऋण के बोझ में भी वृद्धि हो सकती है। दूसरा है बढ़ती मुद्रास्फीति। दीर्घकालिक मुद्रास्फीति के चलते ब्याज दरें भी बढ़ सकती हैं। इससे आर्थिक समृद्धि धीमी हो सकती है और GDP के अनुपात में विदेशी ऋण भी बढ़ सकता है। इसके अलावा है वैश्विक परिदृश्य। वैश्विक स्तर पर स्टैगफ्लेशन का खतरा भारत से निर्यात की मांग को घटा सकता है, जो डेट सर्विस अनुपात को प्रभावित कर सकता है। अगली खबर की ओर बढ़ने से पहले विदेशी ऋण को प्रबंधित करने के लिए मुख्य सिफारिशें भी जान लेते हैं। पहली है मुद्रा लेन देन का विविधीकरण। अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करना और दीर्घकालिक व रुपए मूल्य वर्गीकृत ऋण को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा है संधारणीय ऋण पद्धति। ऋण को खपत की बजाय निवेश के लिए निर्धारित करना चाहिए। और आखिरी है ऋण और आर्थिक समृद्धि के बीच संतुलन। मजबूत राजकोषीय नीतियों, निर्यात आधारित विकास आदि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। विदेश मामलों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने विदेशों में रहने वाले भारतीय प्रवासियों पर रिपोर्ट जारी की। भारतीय प्रवासियों से तात्पर्य भारतीय मूल के उन लोगों से है जो या तो कई पीढ़ियों पहले या हाल ही में अन्य देशों द्वारा जारी दीर्घकालिक वीजा पर उन देशों में प्रवास कर गए थे और तब से वहीं रह रहे हैं। इनमें प्रवासी भारतीय नागरिक यानी OCIs या भारतीय मूल के व्यक्ति यानी POIs और अनिवासी भारतीय यानी NRI शामिल हैं। इनकी वर्तमान स्थिति को देखें तो जनवरी 2024 तक भारतीय प्रवासियों की जनसंख्या लगभग 35.42 मिलियन थी। इनमें 15.85 मिलियन NRIs और 19.57 मिलियन POIs एवं OCIs शामिल थे। आइए अब समिति द्वारा उजागर प्रवासी समुदाय के मुद्दे तथा की गई सिफारिशें भी देख लेते हैं। पहला क्षेत्र है PIO कार्ड को OCI कार्ड में परिवर्तित करना। इससे संबंधित मुद्दों की बात करें तो OCI कार्ड योजना के अंतर्गत प्रतिक्रिया धीमी रही है तथा जारी किए गए OCI कार्ड्स की संख्या भी बहुत कम है। वहीं इससे निपटने की सिफारिशें देखें तो सोशल मीडिया और प्रवासी संगठनों के माध्यम से प्रयास तेज किए जाने चाहिए ताकि सभी PIO कार्ड्स को OCI कार्ड्स में बदलने का कार्य दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाए। दूसरा क्षेत्र है अनिवासी भारतीयों यानी NRI को मताधिकार। इसमें मौजूदा मानदंडों के अनुसार मतदाता सूची में पंजीकृत अनिवासी भारतीयों को वोट डालने के लिए स्वयं उपस्थित होना पड़ता है। ऐसे में इससे निपटने के लिए की गई सिफारिशें देखें तो अनिवासी भारतीयों के लिए मताधिकार के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र प्रणाली यानी ETPBS पर विचार किया जा सकता है। तीसरा है विदेशी जेलों में सजा काट रहे व्यक्तियों का स्थानांतरण। अब इसके मुद्दे देखें तो पिछले 3 वर्षों में केवल 8 भारतीय कैदियों को विदेशों से भारत लाया गया है। इसके तहत कैदियों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने और विदेशों में भारतीय नागरिकों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए कूटनीतिक प्रयासों को बढ़ाया जाना चाहिए। वहीं उत्प्रवास विधेयक की स्थिति की बात करें तो अवैध उत्प्रवास से संबंधित भयावह स्थिति के बावजूद उत्प्रवास विधेयक को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में देरी हो रही है। वहीं की गई सिफारिशों में उत्प्रवास अधिनियम 1983 को प्रतिस्थापित करने और ओवरसीज मोबिलिटी यानी फैसिलिटेशन एंड वेलफेयर बिल 2024 को पारित करने के लिए व्यापक विधायी सुधार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अंत में है प्रवासी भारतीयों के कल्याण के लिए योजनाओं या कार्यक्रमों पर कार्य समूह। इसके मुद्दे की बात करें तो 2021 के बाद से इसकी कोई बैठक नहीं हुई है। ऐसे में की गई सिफारिशों में अलग अलग योजनाओं, कार्यक्रमों या प्रयासों के उद्देश्यों, कार्यों और चुनौतियों का विश्लेषण करने के लिए कार्य समूह की अर्धवार्षिक बैठक सुनिश्चित की जानी चाहिए।
स्पेसएक्स ने पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा के ठीक ऊपर से उड़ान भरने वाला पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया। फार्म 2 नामक यह मिशन स्पेसएक्स के ड्रैगन अंतरिक्षयान द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें कई प्रयोग किए जाएंगे, जैसे अंतरिक्ष में एक्सरे लेना और माइक्रोग्रेविटी में मशरूम उगाने का प्रयोग करना। चलिए सबसे पहले पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ध्रुवीय कक्षा वह होती है जब कोई उपग्रह या अंतरिक्षयान उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों के ऊपर से गुजरते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर 10 डिग्री तक का विचलन भी ध्रुवीय कक्षा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसकी ऊंचाई देखें तो ध्रुवीय कक्षाएं आमतौर पर 200 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच मौजूद निम्न भू कक्षाएं होती हैं। साथ ही इसके महत्व की बात करें तो यह पृथ्वी के घूर्णन के चलते ध्रुवों के ऊपर से परिक्रमा करने वाला अंतरिक्षयान पूरे ग्रह का पर्यवेक्षण कर सकता है। ध्रुवीय कक्षा का उपयोग विशेष रूप से मौसम, मानचित्रण और जासूसी उपग्रहों के लिए उपयोगी होता है। लेकिन ध्रुवीय कक्षाओं में रॉकेट प्रक्षेपित करने के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता होती है। ऐसा इस कारण क्योंकि इस कक्षा में जाने के लिए रॉकेट पृथ्वी की घूर्णन गति का लाभ नहीं उठा सकता है। भारतीय अंतरिक्ष प्रणाली में उपग्रहों की कक्षाएं अलग अलग ऊंचाइयों और उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं निम्न भू कक्षा यानी LEO की। ये कक्षा पृथ्वी की सतह से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। इस कक्षा में उपग्रहों का उपयोग सैटेलाइट इमेजिंग, कम्युनिकेशन, भू प्रेक्षण, नेविगेशन और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS भी इस कक्षा में परिक्रमा करता है, जिससे पृथ्वी के संपर्क में रहना आसान हो जाता है और अंतरिक्ष यात्रियों को यहाँ तक पहुंचना भी अपेक्षाकृत सरल होता है। इस कक्षा का प्रमुख उदाहरण है रिसैट 2B उपग्रह। अब बात करते हैं सूर्य तुल्यकालिक कक्षा यानी SSO की। ये कक्षा पृथ्वी की सतह से 600 से 800 किलोमीटर के बीच होती है। इस कक्षा का उपयोग मुख्य रूप से भूमि उपयोग, परिवर्तन, बर्फ पिघलने और मौसम के अध्ययन के लिए किया जाता है। इसकी खासियत यह है कि ये विशेष प्रकार की ध्रुवीय कक्षा होती है जिसमें उपग्रह सूर्य के साथ समकालिक रूप से परिक्रमा करता है। इस कक्षा में मौजूद उपग्रहों में HYSIS प्रमुख उदाहरण है, जो भू प्रेक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आती है मध्यम भू कक्षा यानी MEO, जो पृथ्वी से 2000 किलोमीटर से लेकर 36000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। इस कक्षा में मौजूद उपग्रहों का उपयोग मुख्य रूप से नेविगेशन और टेलीफोन संचार के लिए किया जाता है। ये कक्षा अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर होती है, जिससे उपग्रहों को पृथ्वी की परिक्रमा करने में अधिक समय लगता है और इसके लिए विशिष्ट पथ की आवश्यकता नहीं होती है। इस कक्षा का प्रमुख उदाहरण है यूरोपीय गैलीलियो प्रणाली। अब बात करते हैं भूस्थिर कक्षा यानी GEO की, जो पृथ्वी से 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। ये कक्षा दूरसंचार, मौसम उपग्रह, GPS जैसे उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण होती है। इस कक्षा की विशेषता यह है कि ये कक्षा पृथ्वी के भूमध्य रेखा के ऊपर होती है और उपग्रह पृथ्वी की घूर्णन गति के साथ पश्चिम से पूर्व की दिशा में गमन करते हैं। इस कक्षा में मौजूद उपग्रहों का प्रमुख उदाहरण है भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली यानी INSAT INSAT। इन विभिन्न कक्षाओं की अपनी विशेषताएं और भूमिकाएं हैं, जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास और उपयोग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर की ओर। भारत के रक्षा निर्यात ने 2024-25 में 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंचकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। रक्षा निर्यात में 2023-24 की तुलना में 2024-25 में 12.04% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह वृद्धि दर्शाती है कि भारतीय रक्षा उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी से स्वीकार किया जा रहा है। साथ ही इन उत्पादों में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनने की भी क्षमता है। चलिए खबर में सबसे पहले बढ़ते रक्षा निर्यात का महत्व जान लेते हैं। पहला है स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना। भारत के रक्षा उत्पादन में 2014-15 से 2023-24 के बीच 174% की वृद्धि दर्ज हुई है। इससे आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला है। दूसरा है नीतिगत लक्ष्यों की प्राप्ति। भारत ने 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए मूल्य के रक्षा उत्पादन और 50,000 करोड़ रुपए मूल्य के रक्षा निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय मांग की पूर्ति। रक्षा मंत्रालय ने 2024-25 में रिकॉर्ड 193 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए थे। इनमें से 92% यानी कि 177 अनुबंध भारत की कंपनियों को दिए गए हैं। चौथा है निजी क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि। 2024-25 में रक्षा निर्यात में निजी क्षेत्र ने 15,233 करोड़ रुपए का महत्वपूर्ण योगदान दिया था। पांचवा है रक्षा निर्यात में विविधता। बुलेट प्रूफ जैकेट, डॉर्नियर यानी कि DO-228 विमान, चेतक हेलीकॉप्टर जैसे रक्षा उत्पादों के निर्यात से धीरे धीरे आयात पर निर्भरता कम हो रही है।
आइए अब रक्षा निर्यात से जुड़ी प्रमुख चुनौतियां भी जान लेते हैं। इसमें पहली चुनौती है रक्षा क्षेत्र से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों यानी कि डीपीएसयूज की धीमी वृद्धि। 2024-25 में डीपीएसयूज के निर्यात में 42.85% की वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन उनकी वास्तविक उत्पादन क्षमता निजी क्षेत्र की तुलना में काफी कम रही। दूसरी चुनौती है तकनीकी विशेषता की कमी। भारत में प्रमुख रक्षा प्रणालियों, रक्षा उत्पादों के महत्वपूर्ण भागों व घटकों और कच्चे माल के डिजाइन या निर्माण के लिए आवश्यक तकनीकी क्षमता की कमी है। इस वजह से इनका आयात करना पड़ता है। और फिर है नीतियों की घोषणा और उनके कार्यान्वयन में व्यापक अंतर। नौकरशाही से संबंधित बाधाओं के कारण नीतियों को लागू करने में देरी होती है। आइए अब भारत से रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने हेतु प्रमुख पहले जान लेते हैं। पहली पहल है स्वदेशी उत्पादन, मेक इन इंडिया। रक्षा क्षेत्र में डीपीएसयूज, एमएसएमईज जैसी रक्षा औद्योगिक कंपनियों की मौजूदगी, रक्षा उत्पादन परीक्षण अवसंरचना योजना यानी DTIS आदि। दूसरा है नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र से जुड़ी पहले, जिसमें स्वदेशी उत्पादन में नवाचार के लिए एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आइडेक्स यानी ADITI अदिति, मेक 1, 2, 3 परियोजनाओं के साथ नवीन प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लाना शामिल है। फिर है आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, सेल्फ रिलायंट इनिशिएटिव्स थ्रू जॉइंट एक्शन यानी सृजन, रक्षा औद्योगिक गलियारे आदि। और आखिरी है नीतिगत सुधार करना, जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI नीति को उदार बनाया गया, यानी स्वचालित मार्ग से 74% FDI की अनुमति प्रदान की गई है। व्यवसाय करने को आसान बनाया गया है, अर्थात रक्षा उत्पादों के भागों और घटकों के लिए एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन की वैधता का विस्तार किया गया है आदि। चलिए बढ़ते हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे मलेशिया की, जिसकी राजधानी है कुआलालंपुर। मलेशिया के सेंट्रल सिलंगोर राज्य के पुत्रा हाइट्स में एक गैस पाइपलाइन फटने से कई लोग घायल हो गए। इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह भूमध्य रेखा के उत्तर में दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। आपको बता दें कि दक्षिण चीन सागर मलेशिया को 2 भागों में विभाजित करता है। पहला प्रायद्वीपीय मलेशिया यानी पश्चिम मलेशिया, और दूसरा पूर्वी मलेशिया जो बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। इसके भूमि सीमावर्ती देश थाईलैंड, इंडोनेशिया और ब्रुनेई हैं। साथ ही इसके समुद्री सीमावर्ती देश सिंगापुर, फिलीपींस और वियतनाम हैं। इसके आसपास के जल निकाय मलक्का, जलडब्रू मध्य, सेलेब सागर और दक्षिण चीन सागर है। बढ़ते हैं भौगोलिक विशेषताओं की तरफ। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू है और यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां राजंग, किनाबटांगन, पहांग आदि हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री ने गुजरात के एक फायर फैक्ट्री में हुए विस्फोट के पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष यानी PMNRF से अनुग्रह सहायता राशि देने की घोषणा की। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने नीति NCAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल को नीति आयोग ने नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER के सहयोग से तैयार किया है। राज्यसभा ने विमानन वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक 2025 यानी द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स बिल 2025 पारित किया। इस विधेयक का उद्देश्य विमानन से संबंधित भारतीय कानूनों को केप टाउन कन्वेंशन यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन मोबाइल इक्विपमेंट और विशेष रूप से विमान उपकरणों से संबंधित विषयों पर प्रोटोकॉल के अनुरूप करना है। चिली के राष्ट्रपति ने भारत यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भाग लिया। अंटार्कटिका में सहयोग पर आशय पत्र के अनुसार भारत के अंटार्कटिका तक पहुंचने में चिली गेटवे के रूप में कार्य करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने ओपन मार्केट ऑपरेशंस OMO के जरिए बैंकों में 80,000 करोड़ रुपए की तरलता बढ़ाने की घोषणा की। ओपन मार्केट ऑपरेशंस यानी OMO RBI द्वारा खुले बाजार में सरकारी बॉन्ड की खरीद और बिक्री की एक प्रक्रिया है। हाल ही में भारी उद्योग और इस्पात राज्य मंत्री ने 4 स्मार्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब या समर्थ केंद्रों के बारे में संसद को सूचना दी। इन्हें भारतीय पूंजीगत सामान क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की योजना के तहत स्थापित किया गया है। भारत में वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 4,515 बच्चों को गोद लिया गया था। इसमें CARA ने 8,598 नए पहचाने गए बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल किया है। चीन ने ताइवान जनसंधि के मध्य और दक्षिणी भागों में स्ट्रेट थंडर 2025A नामक नए सैन्य अभ्यास शुरू किए। आपको बता दें कि जल संधि एक संकरा जल क्षेत्र होता है जो 2 बड़े जल निकायों को आपस में जोड़ता है।
जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए